के बच्चे देखो, पेरेंटिंग का ना एक थंब रूल क्या है पता है सचिन, कि आपके बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हो, आपके बच्चे वो करते हैं जो आप करते हो। करियर काउंसलिंग करना है, 10th हो गया मेरा, तो मैं बोलता हूँ कि मार्कशीट बताओ आपको कितने परसेंटेज मिले हैं, तो 95। तो मैं जब भी मार्कशीट देता हूँ, सबसे कम मार्क्स किस में आए हैं, तो साइंस में। तो फिर भी साइंस लेगा क्यों, तो पता नहीं, कुछ लॉजिक ही नहीं है, सिर्फ परसेंटेज मिलाए करके लेना। तो ये अनसाइंटिफिक। बच्चों ने क्या करना चाहिए पहले बताओ, फिर और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल है। आज से कुछ साल बाद आप क्या बनोगे, ये 3 चीजें डिसाइड करती हैं, ऐसे मुझे लगता है। एक, क्या आपको रीडिंग हैबिट्स, आप किताबें पढ़ते हो। दूसरा, आप कैसे लोगों के कनेक्ट में रहते हो। और तीसरा, आप टीवी, इंटरनेट, मोबाइल पे क्या और कितनी देर के लिए देखते हो। सिंपल, आपको एक देखो ना, पानी में आपको आपका रिफ्लेक्शन दिखता है नहीं, पर उबलते पानी में दिखता है। तो अपने आप को देखने को ठंडा दिमाग अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर। और चलो सॉल्व भी नहीं करे ना, तो बढ़ाएगा तो बिल्कुल नहीं। बरोबर। दोस्तों नमस्कार, मैं सचिन, आप सभी का स्वागत है मेरा ये शो बैठक विद सचिन में। हर हफ्ते हम कुछ खास लोगों से मिलते हैं जिनसे हम ढेर सारी बातें सीखने का मौका मिलता है। तो आज हम जिससे मिलने वाले हैं वो स्टूडेंट को करियर के बारे में सिखाते हैं, पेरेंट्स को पेरेंटिंग के बारे में सिखाते हैं और एक टीचर को अच्छा गाइड बनने का ट्रेनिंग देते हैं। तो आज हम मिलने वाले दिशा इंस्टीट्यूट के फाउंडर, पेरेंट कोच और एक कॉर्पोरेट ट्रेनर को, जिनका नाम है दिनेश मोरे सर। तो आज हम दिनेश मोरे सर से सीखेंगे ये काफी सारी बातें। तो चलते हैं हम दिनेश मोरे सर के पास, जिनसे हम ढेर सारी बातें सीखने वाले हैं। चल दिनेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बैठक में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर, आप वैसे भी कोच हो, मेंटर हो और ट्रेनर भी हो, तो ये आपकी जर्नी शुरू किस प्रकार से हुई, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। पक्का। सचिन, मैं जैसे आपको पता है कि पिछले 15 सालों से एजुकेशन, ट्रेनिंग, साइकोलॉजी इस फील्ड में काम करता हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है वो एजुकेशन फील्ड से ही है। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, इसमें सिक्किम मणिपाल, ICF है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके साथ काम किया है। एंड पिछले 15 सालों से मैं, मेरी एक दिशा नाम की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कंसल्टेंसी है जो चलाता हूँ, जहाँ पे हम लोग वी कॉल इट एजुकेशन ट्रायंगल। उसको एजुकेशन ट्रायंगल कहते हैं हम लोग। जिस एजुकेशन ट्रायंगल के लिए मैं काम करता हूँ, वाई आई कॉल इट एजुकेशन ट्रायंगल, बिकॉज इसके 3 कोण हैं। ओके। पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, इन तीनों के लिए मेजरली मैं काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि इस फील्ड में बच्चों के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, पेरेंट्स के कुछ इश्यूज हैं, या टीचर्स ट्रेनिंग है, या कॉर्पोरेट्स के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ये मैं करता हूँ। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड भी, मैंने मैनेजमेंट में एजुकेशन करा है, साइकोलॉजी में एजुकेशन मेरा मास्टर्स किया हुआ है, MBA MCOM भी मैंने किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इवेंट मैनेजमेंट में भी, और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में भी। तो PhD अभी परस्यू है। तो इसी में एजुकेशन फील्ड में ही पढ़ाई भी और काम भी कर रहा हूँ। ओके। सर देखो, अभी जैसे कि आपने बताया कि आप 3 एस्पेक्ट में काम करते हो, स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स। ठीक है, तो पहले अभी हम आएंगे स्टूडेंट के बारे में, थोड़ा कुछ जानना चाहेंगे। अभी देखो, बेसिकली कैसा होता है, अगर किसी का एजुकेशन खत्म होता है जैसे कि 10th का, तो पहले से ऐसा एक माइंडसेट है कि अगर करियर चूज करने का जो तरीका होता है कि अगर अच्छा मार्क्स आया तो हम साइंस में डालते हैं बच्चों को, अगर मीडियम आया तो फिर कॉमर्स में, फिर उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं मार्क्स के ऊपर से। तो क्या ये सही तरीका है करियर चूज करने का? राइट। जैसे मैंने बताया कि मैं करियर काउंसलिंग फील्ड में पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारे ना गलत तरीके हैं हमारे यहाँ पे करियर चूज करने का जो तरीका है ना, उसे ही हम लोग अनसाइंटिफिक बोलते हैं। जैसे कि 3-4 तरीके हैं जिससे हमारे यहाँ पे अनसाइंटिफिकली करियर चूज किया जाता है। वो होता है हम लोग कैसे करियर चूज करते हैं, या तो परसेंटेज मिलाया करके, मतलब इतना मिला तो कॉमर्स ले लो, ज्यादा मिला तो साइंस ले लो, कम मिला तो आर्ट्स ले लो। साइंस वाले होशियार होते हैं, कॉमर्स वाले ओके होते हैं, और आर्ट्स वालों को कुछ आता नहीं। ऐसे जनरली हमारे यहाँ पे समझा जाता है, बट वैसे कुछ नहीं है। प्लस इवन 12th भी है तो आपका ऑलरेडी साइंस लिया है, ऑलरेडी ज्यादा परसेंटेज मिल गए तो इंजीनियरिंग मेडिकली करो, या फिर कम मिला है तो BSc करो प्लेन। ऐसे परसेंटेज के बेसिस पे करियर चूज करने का जो तरीका है वो अनसाइंटिफिक है। अभी क्यों अनसाइंटिफिक है, क्योंकि सिर्फ परसेंटेज मतलब आपका एबिलिटी नहीं है। हालांकि परसेंटेज का मतलब एबिलिटी है ही नहीं, परसेंटेज का मतलब एलिजिबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं कि परसेंटेज नहीं होने चाहिए अच्छे, बट सिर्फ परसेंटेज मिले करके अगर आप करियर चूज करोगे तो वो सही तरीका नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ परसेंटेज के समझने से, या फिर जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मुझे करियर काउंसलिंग करना है, 10th हो गया मेरा,
तो मैं बोलता हूँ कि मार्कशीट बताओ आपको कितने परसेंटेज मिले हैं, तो 95। तो मैं जब भी मार्कशीट देता हूँ, सबसे कम मार्क्स किस में आए हैं, तो साइंस में आए हैं। तो फिर भी साइंस लेगा क्यों, तो पता नहीं, कुछ लॉजिक ही नहीं है, सिर्फ परसेंटेज मिला है करके लेना, तो ये अनसाइंटिफिक होता है। राइट। ओके। दूसरा गलत तरीका करियर चूज करने का जो होता है हमारे यहाँ पे, वो होता है कि कोई तो चाचा मामा का लड़का कर रहा है, या फिर मम्मी डैडी को लगता है, या किसी को लगता है करके करियर करना, वो मुझे बताता है कि तूने उसमें करियर करना चाहिए। हालांकि किसी का सुनना गलत बात नहीं है, लेकिन उसने बोला करके मैंने उस फील्ड में जाना चाहिए, ये सही नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान, उसको जो सही लगता है वो बता रहा है, उसको आपकी एबिलिटीज कैपेबिलिटीज के बारे में पता नहीं है। तो करके कोई तो बोल रहा है करके करो। बहुत बार बच्चे भी, तीसरा तरीका जो होता है वो बच्चों का होता है। बच्चों का तरीका होता है कि दोस्त लोग कर रहे हैं करके करियर करेंगे, या फिर सब लोग साथ में कॉलेज में जाएंगे, ये कोर्स लेंगे साथ में। तो मैं जस्ट यही पूछता हूँ बच्चों से कि आपके दोस्तों का और आपका एबिलिटी सेम है क्या, सोचने का तरीका सेम है क्या, सभी फाइनेंशियल या फिर बैकग्राउंड सब कुछ सेम है क्या, नहीं ना, फिर कोर्स कैसे सेम। तो ये तो ऐसा हो गया कि कोई भी बीमारी हो दवाई तो एक ही मिलेगा, बराबर। तो वैसा नहीं हो किया जा सकता। इसीलिए कि आपका दोस्त कर रहा है करके, हालांकि दोस्ती अलग चीज है और करियर अलग चीज हो सकता है, बट उस एज में वी आर वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय फ्रेंड्स, राइट। पर आप मुझे बताइए, अभी आपके सब दोस्त क्या आपके फील्ड में उसी इसमें काम करेगा, नहीं ना, सब अलग अलग फील्ड में होंगे। तो वो उस टाइम पे लेकिन लगता है कि सब लोग साथ में जाएंगे, वो एक्चुअली नहीं होता, वैसे नहीं करना चाहिए। और चौथा जो तरीका है ना करियर चूज करने का, जो वो होता है कंफ्यूजन, पता ही नहीं क्या करना है, या फिर आज ये लगता है, कल कुछ अलग लगता है, आज लगता है होटल मैनेजमेंट करूं, कल लगता है मैं पायलट बनूं, परसों लगेगा इंजीनियरिंग करूं, ऐसे जो कंफ्यूजन भी होता है। तो ये 3-4 तरीके में ही हम लोग अटके हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। फिर सही तरीका है क्या करियर चूज करने का, हालांकि काउंसलर्स के पास जाके हम उसी फील्ड में काम करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट करके ये सब चीजें जानी जाती है, लेकिन 3 पैरामीटर्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है करियर चूज करते समय। तो वो कौन से हैं? पहला तो आपका इंटरेस्ट, बिकॉज अगले 30, 40, 50 साल जिस फील्ड में आपको काम करना है उसमें आपको इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरा आपकी एबिलिटीज, आपकी क्षमता होनी चाहिए। तीसरी आपकी पर्सनालिटी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक अच्छा करियर क्या है, कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या जमता है, और किससे पैसे मिलेंगे, इसका कॉमन पॉइंट। ओके। तो आपको पसंद होना चाहिए, राइट। तो सिर्फ पसंद होके फायदा नहीं, वो आपको आना भी चाहिए, मतलब यू शुड हैव दैट स्किल्स एंड एबिलिटीज। और तीसरा चीज, उससे आपको पैसे कमाने आने चाहिए। अगर वो पैसे नहीं कमा सकते तो उसको हॉबी करके रखो, मैं बोल नहीं रहा हूं कि बंद कर दो, छोड़ दो, पर पैसे अगर कमा पाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली पैसे भी कमाने, तो वो उसका कॉमन पॉइंट जो एक कॉम्बिनेशन होगा, वो बढ़िया करियर हमेशा होगा। तो बच्चों को फाइंड आउट करना है कि मेरा इंटरेस्ट एरियाज किसमें है, मुझे क्या जम रहा है। जैसे कि गिटार बजाना पसंद है, ये अलग चीज है, राइट। और गिटार बजाने आता है, ये अलग चीज होता है। और गिटार बजा के पैसे कमाना इज डिफरेंट ऑलटुगेदर, एक्चुअली, राइट। हाँ, पर इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत बार। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझे घूमना पसंद है, इसीलिए मैं ट्रैवल टूरिज्म में करियर करूं। लेकिन आपको घूमना पसंद है इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। और ट्रैवल टूरिज्म का काम अलग तरीके से होता है। वहां पे, यहाँ पे आपको घूमना होता है, यहाँ पे घुमाने लेके जाना है ना। बराबर। तो ये मैच नहीं करते बहुत बार बच्चे, रिसर्च नहीं करते, सिर्फ घर पे बैठ के मुझे पसंद है करके बोलते हैं। मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको करियर के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, कि कभी भी डेजिग्नेशन देख के करियर चूज ही मत करो। अच्छा। जैसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ऐसे करियर चूज मत करो। उल्टा वो इंजीनियर बन के काम क्या होते हैं वो फाइंड आउट करो, बिकॉज आपको डेजिग्नेशन नहीं इंपॉर्टेंट, काम में आएगा, वो काम करना है अल्टीमेटली। तो वो 5 समझो, मुझे अगर लगता है कि मुझे इंजीनियरिंग बनना है, तो इंजीनियर के 5 काम क्या होते हैं, ये रिसर्च करो, तो आपको क्लियरिटी आ सकता है। या फिर मैं तो हमेशा आपको ये सलाह दूंगा बच्चों को स्पेशली, कि जिस फील्ड में मुझे लगता है कि मुझे इंटरेस्ट है, उसमें कम से कम 3 लोगों से मैंने मिलना चाहिए। और 3 लोग मतलब नंबर ऑफ 3 नहीं, 3 तरीके के लोग। ओके। पहला, ही शुड बी स्टूडेंट, ही शुड बी डूइंग दैट कोर्स विच कोर्स यू वांट टू डू। दूसरा, जिसने कोर्स कंप्लीट किया है बट फ्रेशर इन द मार्केट, ओके, जो जॉब ढूंढ रहा है, फिर 1 आध साल बाद जॉब, हाँ, इनिशियल स्टेजेस में। और तीसरा, जो 10-15 साल से उस फील्ड में कंसिडर्ड एज एन एक्सपर्ट। बिकॉज किसी भी करियर में ना ये 3 स्टेजेस होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल तरीके ना वही देखते हैं, वो नहीं सही तरीका है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप्स। पहले तो मुझे कोर्स कैसे होगा, एकेडमिक्स क्या होगा, फिर वो करके फिलहाल मार्केट कंडीशंस क्या है, एंड ओवरऑल उसका ग्रोथ क्या होगा। ये 3 स्टेजेस में अगर आप समझ के लोगे, तो सही तरीके से, सही मायने में आपको करियर के बारे में पता चलेगा। आप खुद रिसर्च कर सकते हो, लेकिन इट्स बेटर टू विजिट अ काउंसलर। करियर काउंसलर्स हैं,
मैं 1-to-1 जनरली सजेस्ट करता हूँ, हालांकि ऑनलाइन भी किया जा सकता है, बट 1-to-1 भी है, ऑनलाइन फेस टू फेस भी कर सकते हो। एप्टीट्यूड टेस्टिंग है, जिससे पता चलेगा कि आपके इंटरेस्ट, जैसे साइकोलॉजी में 6 तरीके के इंटरेस्ट बताए गए हैं कि इन्वेस्टिगेटिव इंटरेस्ट आपके सही हैं, आर्टिस्टिक इंटरेस्ट अच्छे हैं आपके, या एंटरप्राइजिंग, तो आपके कौन से तरीके के इंटरेस्ट हैं। अच्छा, अलग अलग तरीके के एप्टीट्यूड, मतलब एबिलिटीज आपकी कैसी कैसी हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये समझ के अगर आपने करियर चूज किया, ना कि कोई तो बोल रहा है करके या किसी ने किया है करके, है ना, या फिर परसेंटेज मिलाए करके ये करियर करोगे तो आप फंसोगे। आपको अपनी एबिलिटीज, अपना इंटरेस्ट, अपनी पर्सनालिटी जान के, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज जान के करियर चूज करना, ये एक सही तरीका होगा करियर चूज करने। अच्छा सर, अभी देखो आजकल कैसा है ना, आजकल के जमाने में ये मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। तो ऐसे लोगों को आप मतलब क्या गाइड करोगे अगर मोबाइल का ज्यादा ही डिस्ट्रैक्शन हो रहा है? राइट, पहली चीज तो ना सचिन, मैं ये, हालांकि ये सवाल इतना इंटरेस्टिंग और इतना बोलने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये सवाल, क्योंकि ना, हालांकि इस टॉपिक पे पूरा 2 दिन का वर्कशॉप लिया जा सकता है, इतना इंटरेस्टिंग और इतना बड़ा टॉपिक है ये। बट मैं जब भी ये सवाल मुझे पूछा जाता है, जैसे आपने पूछा कि सर मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन के बारे में क्या करना है, तो सबसे पहले सचिन, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं। अगर बोलोगे हैं ये क्या बोल रहे हैं सर, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो ये तो सर सचिन, मैं भी आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, कि बंदूक अच्छा है कि बुरा है? डिपेंड करता है। एग्जैक्टली किसके हाथ में है, किस काम के लिए यूज किया जाता है। वो बंदूक अगर किसी सिपाही के हाथ में है तो अच्छा है, अगर वो किसी ऐसे गैंगस्टर के पास या फिर आतंकवादी के हाथ में है तो सो बंदूक, या जैसे कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, उसका यूज किस चीज के लिए और कितने देर के लिए, किस तरीके से किया जाता है। देखो हाँ, इट इज वेरी इजी टू से डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल। सो ये तो ऐसा होगा ना, अरे बंदूक खराब नहीं है, सॉरी वो मारने वाला खराब नहीं है, बंदूक खराब, बंदूक खराब नहीं अच्छे, तो मोबाइल अच्छा भी नहीं है, मोबाइल बुरा भी नहीं है। मोबाइल सिर्फ मोबाइल है, उसका यूज किस चीज के लिए। अभी देखो मोबाइल में अच्छी चीजें भी हैं, अभी हमारा ये जो पॉडकास्ट हम लोग जो कर रहे हैं ये भी मोबाइल में देखा जाए तो अच्छी चीजें अगर आप देख रहे हो, प्रोडक्टिव चीजें देख रहे हो, उसमें से कुछ चीजें सीख रहे हो, तो मोबाइल अच्छा है। पर अगर आप टाइम पास कर रहे हो, सिर्फ आप गेम्स खेल रहे हो, या फिर सिर्फ आप इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, तो आपको फायदा नहीं देगा। तो लेट मी क्लियर फर्स्ट थिंग कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन। देखो उस मोबाइल का नाम क्या है सचिन, उसको क्या बोलते हैं पता है? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट ब्रांड, उसको बोलते हैं स्मार्टफोन। ही इज वेरी स्मार्ट। इनफैक्ट आप उसको बाजू में भी रखोगे ना तो भी आपको टीटी करके दिखाएगा। तो जिसका कंट्रोल है, जैसे एक कहावत है इंग्लिश में कि टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड स्लेव बट वेरी बैड मास्टर। राइट, तो उसके ऊपर अगर मेरा कंट्रोल है तो मोबाइल अच्छा है। अगर उसके ऊपर मेरा, इफ मोबाइल इज कंट्रोलिंग मी, देन वो आपको प्रॉब्लम ही देगा। आई होप समझ में आया। तो इट इज वेरी इजी टू से मोबाइल डिस्ट्रैक्शन नहीं, बट फिर भी यस इट इज स्मार्टफोन, वो आपको अट्रैक्ट करेगा ही। तो सबसे पहले आपने क्या क्या करना चाहिए, 2-3 ट्रिक्स में, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्या क्या करना चाहिए अगर आपको मोबाइल से यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट। तो पहले तो 2-3 ट्रिक हैं, मैं, और ये सिर्फ घर में मतलब सिर्फ बच्चों ने ही करना चाहिए ऐसा नहीं है। मैं बोलता हूँ कि बहुत बार ये हम लोग देखते हैं कि बच्चों को हम लोग बोलते हैं कि मोबाइल मत यूज करो, पर उनके सामने बहुत बार पेरेंट्स मोबाइल यूज करते हैं। राइट, तो जितना सामने बच्चों के मोबाइल यूज नहीं किया जाए, या फिर आप भी जितना अवॉइड करोगे, आई अंडरस्टैंड काम अगर है तो मैं मानता हूं कि वो यूज होना चाहिए, पर फिर भी बहुत बार हम जो टाइम पास करते रहेंगे लेकिन बच्चों को बोले नहीं तू कर मत दे, ऐसा तो नहीं होगा ना। बिकॉज आपके बच्चे, देखो पेरेंटिंग का ना एक थंब रूल क्या है पता है सचिन, कि आपके बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हो, आपके बच्चे वो करते हैं जो आप करते हो। तो आपको जितना कम यूज बच्चों के सामने होगा उतना ज्यादा अच्छा है। एक ना बहुत ही, आपको ये सिली लगेगा बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक मोबाइल का यूज कम करने के लिए। आपके घर में ना मोबाइल रखने का जगह कभी भी बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, वैसे ऊपर रखना का जगह रखो कभी। अच्छा, जिससे वो आप इजीली आपको नहीं देंगे, जितना वो एक्सेसिबल रहेगा राइट, उतना हम लोग उसको वो आपको अट्रैक्ट करेगा, वो एड्स दिखाएगा, नोटिफिकेशन, जैसे नोटिफिकेशन बंद रखना, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक से आप उसका, या फिर ऐसे जो ऐसे एप्स हैं जो हमें लगता है तो उसका या तो डिलीट करना, या फिर वो अनइंस्टॉल करना, या फिर उसका ना टाइमिंग सेट करना। ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हम लोग कर सकते हैं जिससे हम लोग का मोबाइल यूसेज कम हो सकता है, स्पेशली सोने से 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटा बाद जीरो मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। 1 घंटा मिनिमम 1 घंटा। सी, और पता है हम लोग मोबाइल यूज क्यों करते हैं सबसे पहले ज्यादा?
देयर दो तीन, हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं आपको दो ना ट्रिक्स बताता हूँ बेसिकली. सो व्हाई डू वी यूज मोबाइल सो मच? सो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाई डू वी यूज मोबाइल सो मच. हम लोग मोबाइल यूज करते क्यों इतना ज्यादा? समझो सचिन, आपने ना अभी समझो इंस्टाग्राम पे आपकी फोटो या वीडियो डाल दी, ठीक है. फिर अभी क्या करोगे आप? आपको क्या चाहिए? लाइक्स एंड लाइक्स चाहिए, व्यूज चाहिए, शेयर चाहिए. तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्या करोगे? चेक करो. जाके चेक करूंगा, अरे किसने डाला है, क्या किसने. तो इसमें ना दो चीजें होती है. एक होता है सेंस ऑफ अप्रिसिएशन और एक होता है सेंस ऑफ अचीवमेंट. तो व्हाट इज सेंस ऑफ अप्रिसिएशन? तो मैं ये देख रहा हूं ना बार बार जाके, तो आई एम सीकिंग फॉर अप्रिसिएशन. राइट. मुझे चाहिए क्या? सो अप्रिसिएशन मिलना, ये हम ह्यूमंस का ना बेसिक बिहेवियर, हमें सबको अप्रिसिएशन अच्छा लगता है. तो हो क्या गया अभी ना, ऑफलाइन अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, या फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट ऑफलाइन अप्रिसिएशन. इसलिए मैं किधर जा रहा हूं? ऑनलाइन जा रहा हूं. तो जितना ऑफलाइन आपका अप्रिसिएशन रहेगा घर से, दोस्तों से, या फिर आजू बाजू में से, आप ऑनलाइन कम जाओगे. मैंने एक बहुत डेंजरस चीज उस दिन मैंने पढ़ी. वो ये थी कि एक इंस्टाग्राम पे एक मॉडल थी जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे, बट उसने सुसाइड करा क्योंकि उसके रियल फ्रेंड्स ही नहीं थे, क्योंकि उसने अकेलेपन में आके उसने सुसाइड कर लिया. तो ना ये जो दिख रहा है मोबाइल पे ना, ये सब सच नहीं है. राइट. जो लाइक भी कर रहा है ना आपको, वो शायद गाली देके या फिर सही किसी, या फिर जस्ट करने के लिए कर रहा है, या फिर वो पता नहीं है. तो रियल वर्ल्ड नहीं है. राइट. राइट. तो वो जितना रियल में रहोगे, ऑफलाइन में जितना ज्यादा रहोगे, उतना ऑनलाइन आपका कम हो जाएगा. जैसे कि अगर बच्चों को, आपको अगर मोबाइल पे जाना नहीं है, उनको नहीं लेके जाना है, तो उनके लिए ऑफलाइन एक्टिविटीज होनी चाहिए ना. राइट. तो ऑफलाइन. लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं अभी, तो थोड़े बड़े होने के बाद बच्चों को ना, उनको लगता है कि अरे बच्चों ने मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए. लेकिन जब भी वो बच्चा छोटा था, खाना नहीं खाता था, राइट. तो उसको मोबाइल दिया किसने? पेरेंट्स. हाँ. तो अभी चाहिए, अभी ऐसा कोई सेटिंग थोड़ी है बच्चे के, अभी सेटिंग करके नहीं दिया मोबाइल, ऐसा नहीं होगा. पहले तो हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा. दूसरा, ये सेंस ऑफ अप्रिसिएशन चीजें हैं, ये समझनी पड़ेगी. दूसरा होता है सेंस ऑफ अचीवमेंट. नाउ सेंस ऑफ अचीवमेंट का मतलब क्या है? हम लोग जब बच्चे अभी जो मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, पबजी ले लो या जो कुछ है, तो वो जीतने के बाद, वो करने के बाद उनको क्या मिलता है? चिकन डिनर, मतलब अचीवमेंट का सेंस मिलता है ना. राइट. सो वो ऑफलाइन नहीं है, इसलिए वो अचीवमेंट के लिए किधर जा रहे हैं? ऑनलाइन. जो बच्चा ग्राउंड में खेलता है, ज्यादा ऑफलाइन एक्टिविटीज करता है, उसका मोबाइल यूसेज बहुत कम है. सो ऑनलाइन का सोल्यूशन सिंपल है, ऑफलाइन. तो ऑफलाइन बढ़ा, ऑनलाइन कम हो जाए. ऑनलाइन. ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. देखो अभी आई रियली डोंट वांट टू कंपेयर, बट हमारी या फिर उसके पहले तभी मोबाइल था नहीं, हम लोग किधर थे? खेल रहे थे. राइट. तो अभी बिकॉज दे हैव दिस ऑप्शन, प्लस पेरेंट्स भी ये करते हैं कि उसको, हम लोग बोलते हैं ना कि उसको कंटाला आ गया है, या फिर उसको ना खाना खाने के टाइम दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा वो स्ट्रिक्टनेस पेरेंट को दिखाना पड़ेगा पहले से ही. और उन बच्चों के लिए ऐसे एक्टिविटीज होने चाहिए, जैसे समझो कुछ नहीं है, पेरेंट्स के पास भी कुछ नहीं है, स्टोरीज नहीं है, Right. या फिर एक्टिविटीज नहीं है, या फिर बच्चे खुद बाहर नहीं जा रहे हैं. तो ये चीजों की वजह से, बिकॉज आपके पास ऑफलाइन कुछ है नहीं. देखो हम लोग ऐसे ही बैठे, तो हमारा हाथ भी किधर जाता है? तो मैं तो बोल रहा हूँ बच्चों को बाद में, पहले पेरेंट्स भी एडिक्टेड है मोबाइल से. वो भी सही है. एब्सोल्युटली. और तो जितना ये यूसेज हम लोग सब लोग मिलकर कम करेंगे, ऑफलाइन बुक्स पढ़ो, एक्टिविटीज जितनी ज्यादा करोगे, ऑफलाइन बढ़ाओ, ऑनलाइन कम हो जाएगा. सब पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होता है? मतलब कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स अगर आप शेयर कर सकते हो, पढ़ाई किस तरह से किया जाता है? यस. मैं आपको दो तीन तरीके से बताता हूँ. सबसे पहले ना, जैसे मैं आपको पूछूं कि हम दोनों समझो रेस में भाग रहे हैं. राइट. ठीक है. और हम दोनों में, अगर आप फास्टेस्ट हो, आपका स्पीड बहुत ज्यादा है, तो रेस में फर्स्ट कौन आना चाहिए? मैं आना चाहिए. आप आनी चाहिए. वेरी गुड, परफेक्ट. लेकिन रेस ये साइड में और आप ये साइड में भाग रहे हो, तो क्या पाओगे फर्स्ट? नहीं. तो इसका मतलब फर्स्ट आने के लिए सिर्फ स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या इंपॉर्टेंट है? डायरेक्शन ऑल्सो. तो बहुत बार ना, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई या तो करते नहीं है, या तो सही तरीके से नहीं करते, प्रॉपर डायरेक्शन से नहीं करते. तो कुछ तरीके हमें समझने पड़ेंगे. तो इसमें एक तरीका जो है कि कोई भी इंसान, आपका लर्निंग स्टाइल सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा. लर्निंग स्टाइल का मतलब क्या होता है? कोई भी इंसान दुनिया में तीन तरीके से, तीन तरीके के लर्निंग स्टाइल्स होते हैं. एक होता है, आप या तो ऑडिटरी लर्नर होते हैं, ऑडिटरी मतलब सुन के अच्छा सीखते हो. दूसरा होता है विजुअल लर्नर, मतलब देख के अच्छा सीखते हैं. और कुछ होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर, काइनेस्थेटिक मतलब काम करके सीखते हैं. राइट. तो आपको ना आपका लर्निंग स्टाइल समझना पड़ेगा. होता क्या है घर में, या पेरेंट्स, जैसा पेरेंट है ना, वैसा वो बच्चे को पढ़ाई करने लगाता है. जैसे समझो आप हो ऑडिटरी लर्नर, और आपका समझो बच्चा है जो विजुअल लर्नर है, और आपको पता नहीं है. सो ऑडिटरी लर्नर क्या करता है? दे रीड लाउडली, वो हमेशा जोर से पढ़ता है क्योंकि उसको सुनाई दे.
और विजुअल लर्नर क्या करेगा, स्क्रिप्ट देखेगा। और आप आपके बेटे को क्या बोलोगे कि नहीं जोर से पढ़ो, राइट, क्योंकि आपका लर्निंग स्टाइल वैसा है। तो और साइंस क्या कहता है, साइकोलॉजी क्या कहता है, जब भी व्हेन यू ट्राई टू चेंज समबडीज नेचुरल लर्निंग स्टाइल, वो इंसान सीख ही नहीं पाएगा, वो इरिटेट होगा। तो पहले तो आपको कुछ एनालिसिस करके या फिर आपका जो लर्निंग स्टाइल समझना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, जो आपको इफेक्टिवली पढ़ाई आप कर सकते हो। या फिर आप कितने भी घंटे करोगे तो वो नहीं होगा। दूसरे कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी होगी वाइल स्टडिंग, वो है कि बहुत सारे बच्चे ना आजकल रात के टाइम पे पढ़ाई करते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ जितना कम करोगे आप रात के टाइम पे पढ़ाई, या अर्ली मॉर्निंग जितना पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। अभी हमें भी बताया गया है कि पढ़ाई सुबह करना चाहिए, लेकिन पर उसका मैं आपको टेक्निकल रीजन बताता हूँ क्यों सुबह पढ़ाई करना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं नहीं नहीं मुझे रात को ही पढ़ाई होता है, ये उन्होंने बनाया हुआ है। मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूँ सचिन, पूरे दिन भर काम करके सोच के या जो कुछ भी करके आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, वो रात में फ्रेश है क्या थका हुआ है? थका हुआ है। थका हुआ है। सुबह जब भी आप उठते हो तभी आपका ब्रेन फ्रेश है। Right. तो फ्रेश दिमाग अच्छी चीजें समझ पाएगा या थका हुआ? फ्रेश। तो इसीलिए सुबह पढ़ाई करना ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव हो सकता है, राइट। और हालांकि रात को कर सकते हैं, बट जितना अवॉइड करोगे उतना ज्यादा अच्छा। हालांकि रात सोने के लिए आपका ब्रेन, आपके जो हार्मोन्स उस तरीके से नहीं होते जितना आपका सुबह सही तरीका होता है। तो इसलिए ना आप देखोगे जो पढ़ाई आप 3-4 घंटे कर रहे हो रात को, वही कम घंटों में 2-3 घंटे में भी आपका हो सकता है। तो कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई हो सकता है। ये इसीलिए मॉर्निंग का टाइम है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं मुझे रात को ही होता है, ये आपने बनाया हुआ है आपके दिमाग में। तो जितना अवॉइड करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। कुछ बच्चे, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं बैठा ना पढ़ाई करने तो मुझे नींद ही आता है ना। तो मैं अगेन सॉरी आई एम आस्किंग यू सो मेनी क्वेश्चंस, बट ऐसे इस तरीके से ओके। तो समझो आप बुक पढ़ने बैठे और आपको नींद आ गया, ठीक है। जैसे आप बोलोगे मुझे नींद आता है, आ भी गया, ठीक है। पर तभी आपके घर में समझो आग लग गई, व्हाट विल यू डू? आग बुझाने जाऊंगा, राइट। आग बुझाने जाओगे या फायर ब्रिगेड को फोन, जो कुछ भागोगे, जो कुछ भी करोगे, ठीक है, मतलब एनर्जी था, राइट। तो ये ना अपने दिमाग ने बनाया। अभी तो आग बुझाने के बाद भी नींद नहीं आएगा, राइट। जोक सपाट, बट मैं बता रहा हूँ मतलब नहीं, मेरे दिमाग ने बना के रखा है नींद ही आता है। और जितना आप ये बोलोगे उस तरीके से करते रहो तो आपको वही इफेक्ट देगा एक्चुअली। तो इसीलिए आपको प्रिपेयर करना होगा अपने आप को, राइट। तो जितना सुबह पढ़ाई होगा वो ज्यादा है अच्छा है। दूसरा, आपका पढ़ाई करने का जगह वो जनरली एक रखो, सेम रखो। वहां पे थोड़ा सा जितना लाइट है या फिर सनलाइट है, फ्रेशनेस है, उतना ज्यादा जो शोर शराबे से थोड़ा सा दूर अगर है तो, या फिर कोई एक साइड में अगर आप सही तरीके से जगह, और वो एक रखो वहां पे आप कुछ अपना मोटिवेशनल कोट या फिर आपको इंस्पिरेशन करे ऐसी चीजें आपकी सही तरीके से वो रखा हुआ, वो जैसे आपको ना इंस्पिरेशन देता है, वो होना चाहिए। दूसरा, पढ़ाई करने का जगह। तीसरा जो चीज है, एक पोमोडोरो टेक्निक नाम का टेक्निक होता है जो आप पढ़ाई में अपने यूज करना चाहिए ना। व्हाट इज पोमोडोरो टेक्निक? सो जनरली क्या होता है, बच्चे बोलते हैं 3-4 घंटे पढ़ाई एट स्ट्रेच करो, तो एट स्ट्रेच 3-4 घंटे पढ़ाई नहीं करना चाहिए। आधा घंटा पढ़ाई, फिर 5 मिनट कर ले, फिर आधा घंटा पढ़ाई, फिर 5 मिनट कर ले, फिर आधा घंटा पढ़ाई, फिर ऐसे 3-4 घंटे कंप्लीट करिए। इससे होता क्या है, क्योंकि हमारा ब्रेन इज डिजाइन लाइक 35 to 40 मिनट्स या 45 मिनट्स से ज्यादा ना एक जगह पे नहीं हम लोग बैठ सकते। दिस हाउ इट इज डिजाइन। तो जैसे आप जितना वो ब्रेक लेके करोगे उतना आप इफेक्टिवली पढ़ोगे। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, वो मतलब 5 मिनट का ब्रेक मतलब 5 मिनट का ही ब्रेक। यहाँ पे थोड़ा सा वो 5 मिनट का 10, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको वो डिसिप्लिन रखना ही चाहिए। तो ये पोमोडोरो टेक्निक इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। जैसे मैंने कहा कि ये आप यूज कर सकते हो पढ़ाई में। प्लस जैसे बोलते हैं ना कि आपने अगर कोई चीज सीखी तो अपने दोस्तों को या फिर घर वालों या किसी को आप पढ़ाओ, राइट। तो पढ़ाने से व्हेन यू टीच यू लर्न अगेन वन मोर टाइम, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो आप समझो मुझे कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है, तो आप अपने दोस्त को अगर एक्सप्लेन करोगे, बताओगे, तो वो आप सही तरीके से कर सकते हो। प्लस आप राइटिंग प्रैक्टिस, जैसे मॉक टेस्ट देना, अगर ये राइटिंग वगैरह का जो करोगे, जैसे आपके घर में आपने अगर समझो वो उस तरीके का माहौल, समझो मेरा एग्जाम है, ठीक है, सो एग्जाम का टाइमिंग होता है समझो 12 से 3 का है, और मेरा ना अदरवाइज मेरा वो सोने का टाइम, राइट, समझो। तो वो होता क्या, आपका ना बॉडी उस तरीके से बॉडी क्लॉक सेट हुआ होता है। तो आपको एग्जाम के एटलीस्ट कुछ दिन पहले तो आपको ना वो 12 से 3 सोने का नहीं, या फिर उस टाइम पे आप पेपर लिखते हैं, ऐसा प्रैक्टिस अगर करोगे तो एक्चुअल एग्जाम में आपको फायदा होगा उसका। नहीं तो होता क्या, मैं पढ़ाई करता हूँ उसे और दोपहर का टाइम में सो रहा हूँ, और जब भी एग्जाम पे तो अपना ब्रेन उस तरीके से होता है। ये बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत ही इफेक्टिव चीजें हैं जिससे आपका पढ़ाई अच्छा होगा, आपके मार्क्स अच्छे होंगे। यस, आई एम एब्सोल्युटली, आई एम नॉट अगेंस्ट मार्क्स,
मार्क्स होने भी चाहिए, उससे एंट्री नहीं मिलेगा आपको। एक्चुअली तो ऐसे किसी को भी लगे अरे सर मार्क्स नहीं होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए, लेकिन आप किस तरीके से, आप डोंट फोकस ऑन रिजल्ट, फोकस ऑन एफर्ट्स। तो ये पोमोडोरो टेक्निक ये आप करो। कुछ हल्का, कुछ कुछ बच्चों को ऐसे म्यूजिक सुन के पढ़ाई करने का आदत होता है, तो वो गलत नहीं है, लेकिन वो ढिंचैक वाला म्यूजिक नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड में एक लाइट म्यूजिक कभी कभार रख दिया तो ठीक है, पर मैं बोलूंगा कि वो जो लिरिकल, नॉन लिरिकल म्यूजिक आप सुनिए, लिरिकल म्यूजिक सुन के आपका पढ़ाई नहीं होगा। तो ऐसे कुछ म्यूजिक बैकग्राउंड में बहुत हल्का सा भी आप तो नो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को थोड़ा सूदिंग करने के लिए कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर आपने करें, तो जैसे प्लाई कार्ड का यूज करना, शॉर्ट नोट्स बनाना, ये ट्रिक टेक्निक्स अगर आप यूज करोगे पढ़ाई के लिए, तो आपका पढ़ाई और इफेक्टिव और अच्छे तरीके से होगा, जिससे आपके मार्क्स और वो कॉन्सेप्ट समझने में आपको ज्यादा हेल्प हो सकता है। अभी हमने मतलब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने दो तीन चीजें जो बताई जो काफी इंपॉर्टेंट थी। अभी हम लोग चलते हैं आपके सेकंड पहलू पे, जहाँ पे आप पेरेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेरेंट्स को क्या डूज एंड डोंट, यानी कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए बच्चों के करियर डिसाइड करते वक्त। राइट। जैसे आपको पता है कि मैं पेरेंटिंग पे मेरा बहुत अच्छा होल्ड है, मुझे मेरा बहुत पसंदीदा टॉपिक है। मैंने जो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग नाम का सेशन जो करता हूँ, जो यहाँ पे लोकली तो करता हूँ, इंडिया में भी करे हैं मैंने बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में, प्लस मैंने इंटरनेशनली दुबई वगैरह में भी ये सेशंस करे। तो मैंने जैसे कहा कि जहां जहां पे मैं गया हूँ, फिर आप बाहर के कंट्री में भी जाओ, लेकिन पेरेंट्स के प्रॉब्लम तो सेम ही है। तो सर अभी आपने जो भी डिस्कस किया वो स्टूडेंट के रिलेटेड था, तो अभी आप जो दूसरे पहलू के बारे में बात करते हैं जो कि पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स डूज एंड डोंट्स क्या होनी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बच्चों के करियर को लेके। राइट। मैं तो बोल रहा हूँ कि सिर्फ करियर नहीं, पेरेंट प्लेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, पेरेंटिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि किसी बच्चे भी के करियर, पर्सनालिटी, ओवरऑल उसके डेवलपमेंट में पेरेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। राइट। हालांकि मैं उसी पे काम भी करता हूँ, जैसे मैंने बताया कि मेरा एक आर्ट ऑफ पेरेंटिंग नाम का प्रोग्राम भी है, जो मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र में करा है, इंडिया जैसे कोलकाता, बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स में करा है, और इंटरनेशनली भी दुबई वगैरह पे भी ये प्रोग्राम हुआ है। तो दो तीन चीजें तो हैं कि आप कहीं पे भी जाओ दुनिया में, पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हैं। हालांकि पेरेंटिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, टफ एट द सेम टाइम, इट्स अ वेरी टफ जॉब ऑल्सो। और क्या हो रहा है, देखो पेरेंट्स गलत नहीं है, उसका जो उद्देश्य है, राइट, वो अच्छा है, तरीका थोड़ा सा आउटडेटेड है। क्या होता है पेरेंटिंग में, बहुत सारे पेरेंट ना अपने बच्चों पे वो सिस्टम अप्लाई करते हैं जो उनके पेरेंट ने उनके टाइम उनके ऊपर करी थी। राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो गलत थी या खराब थी, वो सही थी, पर वो टाइम के लिए सही थी। जैसे आज आप टाइपराइटर लेके काम करते हो क्या? नहीं ना, आप क्या करते हो, लैपटॉप वो यूज करते हो। तो यही चीज है, वी नीड टू अपडेट दैट सिस्टम। राइट। जो सिस्टम तभी चला था उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं, वो लेके आज के तरीके से कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी। जैसे समझो पेरेंटिंग में दो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है बच्चों को, या पेरेंटिंग में दो तीन चीजें जो पेरेंट्स को ध्यान में रखनी है। बहुत बार पेरेंट क्या करते हैं कि नेगेटिव पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे समझो मैं सेमिनार में मैंने पूछ भी लिया कि बच्चों के बारे में बताओ पेरेंट्स को, तो 99% पेरेंट अपने बच्चों के बारे में नेगेटिव चीजें बताते हैं कि ये सुनता ही नहीं है, मोबाइल ही देखता है, ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता। क्या तो मैं जस्ट पूछता हूँ, अरे मैंने तो सिर्फ आपको बोला था बच्चों के बारे में बताओ, आपने नेगेटिव बोला। बराबर। राइट। अच्छी चीजें तो किसी ने बोली ही नहीं, क्या हमारे बच्चों में अच्छी चीजें हैं? नहीं है, पर आपका फोकस कहाँ पे है? तो एक ना साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वो ये बताता है कि वेयर योर फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज एंड इट ग्रोज। अच्छा। तो आपका फोकस जहाँ पे जाएगा, आपकी एनर्जी वही लगेगी और आपको वही मिलेगी। तो आप तो नेगेटिव में ही फोकस कर रहे हो, आपकी एनर्जी नेगेटिव पे लगेगी, तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा। तो मैं सजेस्ट, हाँ देखो आपका उद्देश्य अच्छा ही है, आप बोलते क्यों उसका अच्छा हो, मैं उद्देश्य के बारे में प्रॉब्लम, मैं एक भी पेरेंट्स से अब तक मिला नहीं हूँ जो अपने बच्चे का बुरा चाहता है या खराब चाहता है, कोई नहीं चाहता। उद्देश्य अच्छा ही है, तरीका और बेटर किया जा सकता है। तो जैसे कि हम लोग ना नेगेटिव बोलते हैं कि अरे सुनता ही नहीं है, तो बार बार नेगेटिव पे फोकस कर रहे हो। राइट। सो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपने शायद सुना भी होगा ये, कि कुछ आदिवासी साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसे आदिवासी तरीके हैं, या फिर जहां पे ना जो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में उनको अगर पेड़ काटना है तो वो क्या करते हैं, उस पेड़ को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाजू में जमा होते हैं और उसको नेगेटिव बोलते हैं, उसको कोसते हैं, फिर वो पेड़ सूखता है, फिर उसको तोड़ते हैं लिटरली। हाँ। तो आप ये सर्च भी कर सकते हो। तो ना सो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब का ये असर पेड़ों पे होता है, तो हमारे तो बच्चे हैं। देखो मैं अगर कोई भी
सिर्फ बच्चों को ही, हम किसी भी समझो इंसान को, आपको बार बार नेगेटिव आपको बोला जाए, आपको अच्छा लगेगा नहीं। थोड़े दिनों के बाद मैं खुद इरिटेट होगा, मैं उस तरीके से ही करते रहूंगा, राइट। तो जैसे मैं बोल देता हूँ ना कि पेरेंट्स फोन पे भी, वो बच्चा बैठा है और सामने उसके, चलो मेरी बहन का फोन आ गया, दोस्त का, अरे यार ये सुनता ही नहीं है, पढ़ाई नहीं करता, यही चल रहा है, वो भी सुन रहा है बेचारा। और बच्चे की साइकोलॉजी कैसी है कि अभी इतना करके मैं भी अगर ये बोल रहे तो ऐसे ही करूंगा, ऐसे तो फिर ना और चीजें वो गड़बड़ हो जाती है। और हम लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन जब वो अच्छा करता है तभी हम लोग बोलते नहीं रहे, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत क्या करना ही चाहिए ऐसा होता है, पर वो नहीं होना चाहिए। आपका रेशो अगर आप देखोगे पेरेंट्स का स्पेशली, तो नेगेटिव बोलने का ज्यादा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ये बोलो तो उतना ही, या फिर उससे ज्यादा अच्छी चीजें बोलो, उसको अप्रिशिएट करो कि ये तूने अच्छा भी करा, अच्छी चीजें भी तुझमें, तो ये थोड़ा सा रेशो अगर हम बैलेंस करा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो पेरेंटिंग में ये बताता हूँ कि थोड़ा नेगेटिविटी कम कर दीजिए। दूसरा, पेरेंट बहुत बार ना कंपैरिजन करते हैं कि वो देख राजू कैसा कर रहा है, वो देख सीमा कैसे कर रही है, नो उसका कैसा हो रहा है, नो। सो इफ यू आर कंपेयरिंग योर चाइल्ड, यू आर इंसल्टिंग योर चाइल्ड। सो आपको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। समझो, आप बार बार बोल रहे हो वो कैसा कर रहा है, वो राजू ऐसा कर रहा है, वो सीमा, एक दिन आपके बच्चे ने आपको अगर बोल दिया कि वो राजू के डैडी के पास तो मर्सिडीज है या फिर तो सीमा की माँ देखो कितनी पतली, ऐसा बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि इंसल्टेड फील होगा? इंसल्टेड। तो जब भी आप कंपेयर करते हो, बच्चे को भी इंसल्टेड फील, राइट। हाँ, इसका मतलब अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, आपका उद्देश्य खराब नहीं है, तरीका बदलिए, तरीका बदलना चाहिए। पेरेंट अच्छे ही हैं बेचारे, वो भी चाहते हैं अपने बच्चे का अच्छा ही हो, लेकिन तरीके में गड़बड़, राइट। तो हाँ, इसका मतलब कंपेयर नहीं करो ऐसा नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को देखो, कंपटीशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके बच्चे को कंपेयर अगर करना है तो डोंट कंपेयर हिम विथ अदर्स, कंपेयर हिम विथ हिज लास्ट परफॉर्मेंस। उसको बताओ उसको अपने ही प्रीवियस परफॉर्मेंस को बीट करना है, ना कि दूसरों के परफॉर्मेंस को। मैं पहले कैसा था और am I growing, मैं बेटर कर रहा हूं, ये कंपैरिजन होना चाहिए, ना कि दूसरों के साथ। दूसरे के साथ कंपैरिजन, व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ, व्हेन यू कम्पीट योरसेल्फ, तभी आपका ग्रोथ होगा, दूसरों के साथ नहीं होगा। बिकॉज एवरीबडी इज यूनिक, एवरीबडी इज डिफरेंट, एवरीबडी इज डिफरेंटली टैलेंटेड। हर जैसे आम में और चीकू में आप नहीं ना कंपेयर, वो अलग अलग फ्रूट्स। रादर मैं तो बोलता हूँ एक आम में भी, सिर्फ आमों में भी नहीं करते, उसमें भी अलग अलग वैरायटी। सो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये दूसरा एक, जैसे नेगेटिविटी मत बोल करो, कम करो, कंपैरिजन मत करो। एक तीसरा ना पेरेंट्स का बहुत बड़ा अस्त्र पता है क्या है सचिन? हमारे टाइम पे ये नहीं था, राइट। हम बिना चप्पल के स्कूल गए हैं, तेरे को भी करना चाहिए। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रगल, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, ये सब कुछ सही है। लेकिन पता है, जब भी पेरेंट्स ये शुरू करते हैं कि हमारे टाइम पे ये नहीं था, तुझे कितना अच्छा मिला है, तभी पता है बच्चे क्या सोचते हैं। मैं बताता हूँ, बिकॉज मैं हर रोज बच्चों से बात करता हूँ। पता है कि जब पेरेंट ये शुरू करते हैं हमारे टाइम पे नहीं था, आपके बच्चे स्विच ऑफ मोड पे चले जाते हैं। दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सेइंग, राइट। पता है। और दूसरी चीज बच्चे सोचते हैं कि इसमें मेरा क्या गलती उनकी क्या गलती? एब्सोल्युटली। और मुझे ये किसने दिया है? तो ये सब सोच के बच्चे स्विच ऑफ मोड पे चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपना स्ट्रगल नहीं बताना चाहिए, लेकिन अगेन यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन मोड पे वो बता रहे हैं, राइट। आपको वो एज अ फन स्टोरी करके ऐसे कन्वर्सेशन में बताओ, लेकिन कंपैरिजन करने में मत बताओ। देखो हमारे घर में ना दादी नानी हुआ करती, या फिर है, वो भी उसके टाइम की चीजें बता दी, लेकिन वो कंपेयर करने के लिए नहीं बता दी। तो वी आस्क हर, रादर वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि भाई क्या है आपके टाइम, बताओ कैसे उस जमाने में, क्या उस जमाने है ना, वो पूछते हैं, क्योंकि वो कंपेयर नहीं करते, राइट। तो कंपेयर करके बताओगे ना, क्योंकि हम पेरेंट्स में बहुत ईगो है, ईगो सेट है, मैंने किया है तूने कर। भाई अलग अलग चीजें थी, आपका टाइम पे अलग कंपटीशन थे, ये बच्चों के अलग चैलेंजेस हैं, दोनों भी अलग अलग हैं। लेट्स नॉट कंपेयर। मैं तो बोलता हूँ अगर कंपेयर करेंगे ना हम लोग, तो मैं तो बोलता हूँ पेरेंट्स को, भाई आपका टाइम बहुत दोनों सही था कि आपके टाइम पे मोबाइल नहीं था, हमारे ये बच्चों ने इस उम्र में कोरोना देख लिया है, राइट। तो उनके चैलेंजेस अलग हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड आल्सो। हमेशा उनको ब्लेम करना, उनको नेगेटिव बोलना, ये सही नहीं होगा। तो कंपेयर मत करिए, ये आपके टाइम पे क्या होगा ये सही नहीं होगा। एंड जैसे ना एक बहुत अच्छा संस्कृत सुभाषित है जो मुझे पसंद है कि लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरित। इसका मतलब ये है, लालयेत पंचवर्षाणि मतलब 5 साल तक लाड़ प्यार करो, दशवर्षाणि ताड़येत, ताड़येत मतलब मारो ऐसा नहीं बोल रहा मैं, बट उसको डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टनेस, 10 और 10 साल मतलब 5 और 10 मतलब कितना हो गया 15। तो
और प्राप्ते षोडशे वर्षे, मतलब जैसे 16 लग गया, पुत्र मित्र वदाचरित, मतलब वो दोस्त जैसा होना चाहिए, तभी ही आपका बच्चा आपके जैसे ना, आपके बच्चे पे जिसका इफेक्ट या जिसको बोलेंगे कि इंप्रेशन ज्यादा है, वो वैसे उसकी सुनेगा। अगर आपके बच्चे पे आपके दोस्तों का इफेक्ट ज्यादा है तो उनका सुनेगा। इनका तो सुनेगा। आपका इफेक्ट होने के लिए आपका ये सही तरीका आपको अप्लाई करना चाहिए। आपका उद्देश्य खराब नहीं है, पर इस तरीके को, सिस्टम को अगर आपने सही समझ लिया तो आपके बच्चे को आप सही तरीके से डेवलप कर पाओगे। ये कुछ चीजें पेरेंट्स ने करनी चाहिए। प्लस करियर के लिए जैसे सिर्फ पैसे ही नहीं, उसके साथ रिसर्च में उसको हेल्प करना, करियर डिसीजन लेने के लिए काउंसलर के पास उसको लेके जाना, एप्टीट्यूड टेस्टिंग में हेल्प करना, ये चीजें पेरेंट्स कर सकते हैं। राइट, थोड़ा सा हम भी रिसर्च कर सकते हैं क्या क्या चीजें हैं, या फिर मुझे लगता है करके मेरे बच्चे ने करना चाहिए, ये नहीं अप्रोच अच्छा है। एक ना बहुत ही कड़वी आपको लगेगी लाइन पेरेंट्स को ये लाइन, बट ये बहुत रियल लाइन है। जितने जल्दी जो पेरेंट्स ये बात समझ लेंगे आपके लिए अच्छा होगा। वो लाइन ये है कि आपके बच्चे इस दुनिया में आपके सपने पूरे करने नहीं आए। वेरी ट्रू। उनके अपने सपने होंगे, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। राइट, ये बात जितनी जल्दी किसी जिस पेरेंट को समझेगी उसका रिलेशन बहुत सही होगा। इट डजंट मीन कि बाकी पेरेंट खराब है। सी देखो, पेरेंटिंग बहुत टफ हो गया है अभी इस ऐसे हालत में, नो, जहाँ पे बहुत सारी महंगाई है, एआई है, या फिर चैलेंजेस है, कंपटीशन है, वहां पे बच्चों को इतना सही रेस करना इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। बेचारे पेरेंट्स वो कर रहे हैं, राइट। पर ये कुछ ट्रिक टेक्निक्स अगर आप सही तरीके से समझोगे तो बच्चे के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा, आपका बच्चा अच्छे तरीके से और आप बढ़ा पाओगे, उसको डेवलप कर पाओगे। सर हम देखते हैं कि मदर्स पेरेंटिंग में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि फादर भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए बच्चों के अपब्रिंगिंग में? यस, एब्सोल्युटली। देखो, हर एक का अलग अलग रोल है, तो अनफॉर्चुनेटली बेचारी माओ पे जरा ज्यादा लोड होता है, बट फादर का काम सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। उसके साथ बच्चे, स्पेशली जो रिसर्च हुआ है उसमें ये पता चला कि जिन बच्चों के पेरेंट्स भी पेरेंटिंग में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, या फिर पेरेंट्स में ज्यादा, डैडी मैं बोल रहा हूँ, फादर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनके स्किल सेट ज्यादा अच्छे से और डेवलप हो सकते हैं। तो सिर्फ माओ पे, बिकॉज बच्चे को बड़ा करना ये सिर्फ माँ का काम नहीं है, उसमें पेरेंट में फादर ने भी बहुत सही तरीके से इन्वॉल्वमेंट अगर उसका दिखेगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो सिर्फ मम्मी ने नहीं, तो दोनों भी पेरेंट का बहुत इक्वल इंपॉर्टेंट होगा। तो डैडी ने अगर जितना इनिशिएटिव लेंगे जिसमें ये देखा गया है कि स्किल्स डेवलप होना या स्पोर्ट्स या इस चीजों में ज्यादा अच्छा वो बच्चा एक्टिव हो सकता है, अगर डैडी भी या फिर उसके फादर भी अगर उतने ज्यादा इन्वॉल्व है तो। यस, एब्सोल्युटली, डैडी का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर देखो, अभी आजकल के टाइम में सिंगल पेरेंट्स भी होते हैं, वो लोग बच्चे को संभालते हैं, तो उनको चैलेंजेस ज्यादा होता है क्योंकि उनको मॉम और डैड दोनों का रोल उनको अदा करना होता है, तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो उनके लिए आप मतलब क्या सजेस्ट करोगे, किस तरह से पेरेंटिंग होनी चाहिए? यस, जैसे मैंने कहा कि ये दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझो अभी किसी की लाइफ में आप क्या कौन से सिचुएशन से गुजर रहे हो तो वो आपको पता नहीं होगा। बट जैसे यस, सिंगल पेरेंट्स भी बहुत अभी बढ़ रहे हैं, तो लेकिन इसमें उनका रोल दुगना डबल हो जाता है, तो उस पर यह स्ट्रेस ज्यादा होगा। ठीक है, तो उन्होंने 2-3 चीजें करनी चाहिए, आपको दोनों का भी रोल प्ले करना है। तो उसमें आपने बहुत बार ना, वो पेरेंट के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, उनको गिल्ट बहुत बार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कोई गिल्ट ना लेते हुए आप सही तरीके से बच्चे को कैसे डेवलप करो, इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो सिंगल पेरेंटिंग में बहुत बार जितना आप में कोऑर्डिनेशन ज्यादा अच्छा होगा बच्चे के साथ, वो आपको हेल्प करेगा। सिंगल पेरेंटिंग में आपके पास ना सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। समझो एक दूसरा पार्टनर नहीं है, लेकिन मे बी आपके दोस्त, मे बी आपके अदर फैमिली मेंबर्स, या मे बी सम सपोर्ट ग्रुप्स, इसके साथ आप, या फिर कोई आपका एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन आपके समाज का है या फिर आपका की सोसाइटी का है, उनके साथ कनेक्टेड अगर आप रहोगे तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। सिर्फ अकेले से पेरेंट के साथ बार बार उसी के साथ कनेक्ट रह के वो उतना इफेक्टिवली नहीं बच्चे को बढ़ा सकते। सो ये हेल्प ले सकते हैं। बहुत बार सिंगल पेरेंट्स पे बहुत प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, प्लस फाइनेंस देखते देखते उनको बाकी की चीजों पे भी ध्यान देना है, तो इसीलिए ना गिल्ट आता है बहुत बार कि एम आई नॉट डूइंग राइट, राइट। या फिर बहुत बार ना एक रूल जो मैं हमेशा सिंगल पेरेंट को, हालांकि सभी पेरेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, वो ये है कि डोंट बी सीसीटीवी पेरेंट, ओके। बी नेविगेटर पेरेंट।
क्या होता है ये सीसीटीवी मतलब 24 घंटे आपके ऊपर ध्यान रखे। आपको पसंद होगा क्या कि 24 घंटे आपके ऊपर कोई ध्यान रखे है तो नहीं। फील इरिटेटेड नो। सो नेविगेटर मतलब वो सिर्फ सही रास्ता दिखाना, यही काम अपना हो। तो अच्छा हमें ना पेरेंटिंग में, फिर वो सिंगल पेरेंट हो या कोई भी, बट स्पेशली सिंगल पेरेंट को मैं बोल रहा हूँ कि सीसीटीवी पेरेंट मत बनिएगा, नेविगेटर पेरेंट बनिए। आपका काम सिर्फ सही रास्ता दिखाना होगा। उस 24 घंटे इरिटेट करना, ओवर डूइंग करना किसी भी चीज का, वो ज्यादा इरिटेट करेगा सभी को, तो वो नहीं करना चाहिए। सही है सर। अभी देखो आपने जो ट्रायंगुलर बताया उसका जो थर्ड कॉर्नर है टीचर, तो ये टीचर का क्या रोल होता है बच्चों के करियर में या उनके डेवलपमेंट में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। टीचर को मैं तो जैसे हमारे संस्कृति में बताया गया है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव प्लस गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो गुरु को तो भगवान का दर्जा है, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक टीचर, राइट। तो बेसिकली मेरा मानना, हालांकि मैं खुद वैसा ही हूँ, मेरे मॉम डैड का तो अच्छा सपोर्ट रहा ही है, लेकिन मैं जो आज जो कुछ भी छोटा मोटा काम जो अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं, वेरी फॉर्चुनेट। मेरे फिर स्कूल में हो या फिर मेरे कॉलेज में हो, तो टीचर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसीलिए टीचर ने ये देखना है, बिकॉज मुझे ना हमेशा लगता है सचिन कि टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि एक टीचर के एक लाइन में इतना ताकत होता है कि आपका पूरा जिंदगी बदल सकता है। सो इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। बच्चे का जितना अच्छा कनेक्ट बच्चों के साथ आपका बनाओ, प्लस अदर देन स्टडीज भी बच्चों के साथ कनेक्ट अगर आप रहोगे तो, बिकॉज बच्चों के रोल मॉडल हो सकते हैं टीचर्स, राइट। हम सुनते हैं उनको, देखते हैं, तो उस तरीके से अगर हम रहेंगे अच्छे टीचर, हमारी पर्सनालिटी, हमारा बिहेवियर, नॉट ओनली इन लाइक टीचर सिखाते समय, बट हमारे वैल्यूज वगैरह हम टीचर ही अगर अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से होगा। मैंने ना एक मूवी देखा था, मुझे भी शायद नाम याद नहीं, मे बी अमिताभ बच्चन जी का था वो, आरक्षण और समथिंग कुछ नाम था उस मूवी का, मुझे ठीक से याद नहीं, बट उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन था सचिन। उसमें ये था कि हम आईएएस बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, आईपीएस पुलिस बनाते हैं, लेकिन वैसे आईटीएस क्यों नहीं बनाते, राइट। अच्छा। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, जहां पे टीचर को हाईएस्ट सैलरी दिया जाता है, वो दर्जा जो है टीचर का वो सबसे हाईएस्ट होता है वहां पे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे वैसा उतना दिखता नहीं, बट ओवरऑल सिस्टम को भी बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर मैं टीचर हूँ, जो कुछ भी जिस जहाँ कहाँ पे भी, तो बहुत रिस्पॉन्सिबली मैंने मेरा काम करना चाहिए, बस मुझे सुनेंगे लोग, मेरा सुन रहे हैं। तो मैं वैसे ही हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं था पढ़ाई में, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक टीचर, आप अगर ठीक ठाक भी हो तो आपको वो इंप्रूव कर सकता है, वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आपका ला सकता है, ये टीचर का काम होता है। उल्टा भी होता है कि आप अच्छे हो लेकिन वो टीचर खराब होने की वजह से वो इंटरेस्ट भी चला जा सकता है। सो वो टीचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो टीचर ने बहुत रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। उनका स्टाइल जो है, कनेक्टिंग स्टाइल जो है, वो जितना वो बच्चों के सही तरीके से हो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको ये मत करो कि सिर्फ उनके लाड़ प्यारे करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट जितना आप मॉडरेट तरीके से, एक फ्रेंडली तरीके से बच्चे की उसको समझ के अगर आप उसको सिखाओगे तो वो ज्यादा बढ़िया टीचर होता है, ऐसे मुझे लगता है। मैं खुद भी NIFT हो, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैं खुद भी विजिटिंग फैकल्टी करके जाता हूँ, तो मेरा स्टाइल वही है कि बिकॉज ये बच्चे दे आर वेरी स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट है, तो पेरेंट हो या टीचर हो, आपको ना 2 स्टेप उनके आगे होना चाहिए, राइट, बट स्मार्टली, राइट। तो अदरवाइज देखो, जैसे सिंपल चीज मैं आपको बोलूं, आपका बच्चा अगर कुछ गलत चीज देख रहा है मोबाइल पे, और अगर आप 2 स्टेप, मतलब आपको अगर पता नहीं उसको लॉक कैसे करते हैं, या फिर वो साइट कैसे उसको ये रखते हैं, ब्लॉक रखते हैं, तो अगर आपको वो नहीं आ रहा है एज ए पेरेंट, तो बच्चा देखेगा। सो आपको वो स्किल आना चाहिए, राइट। तो वो 2 स्टेप आपको आगे होना चाहिए, तभी हम लोग उनको सही तरीके से, एंड अगेन उनके जो स्किल्स हैं उनको उनकी सराहना करना, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, राइट। तो उनको सपोर्ट करना, ये हमारा एज अ पेरेंट या एज अ टीचर हमारा काम बनता है। सर आपने वो ट्रायंगुलर आपने जो बताया जिसमें पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है काउंसलिंग के लिए, तो इसके अलावा आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी इन्वॉल्व हो, आप काफी सारे बड़े बड़े कंपनी के साथ एसोसिएट हो, तो वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मतलब उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, मतलब आप किस चीज तरीके का ट्रेनिंग देते हो? राइट, सी सचिन, कोई भी ट्रेनिंग अगर है ना, तो देखो क्यों करता है कोई ट्रेनिंग, तो मुझे डेवलपमेंट चाहिए, मुझे कुछ और अच्छा करना है, बढ़िया करना है, सीखना है, राइट। सीख के भी हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट, अल्टीमेटली इज डेवलपमेंट। तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं जहां पे मैं स्पीकर करके, ट्रेनर करके जाता हूँ, वहां पे बहुत बार कंपनीज में ना क्या होता है कि आप
आपको और जैसे वहाँ पे वो ओनर जो है या फिर उनके भी लोग होते हैं, लेकिन ना हमने देखा होगा कि वो वही लोग वो वही चीज़ बार-बार करते हैं। तो जो ना एक कहावत है हिंदी में कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, तो वो बाहर से आके जब भी कोई एक्सपर्ट बताता है ना, वो अलग तरीका होता है उसका। तो वो सेम नहीं लगता, अलग-अलग टेक्निक्स दिया जा सकता है बिकॉज़ दे आर इन द सिस्टम। तो आई हैव अ बेटर व्यू ऑफ दैट सिस्टम। तो उनमें क्या-क्या चेंजेस करने चाहिए। बहुत बार ना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। टीम में प्रॉब्लम्स होते हैं, प्लस बहुत बार लोगों को ना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करने नहीं आता है। उसकी वजह से उनकी, जैसे कि मेरे घर में कुछ टेंशन है वो मैं ऑफिस में लेके आ गया, तो मेरी प्रोडक्टिविटी खराब हो गई, या फिर ऑफिस के टेंशन में घर पे ले गया तो घर पे भी टेंशन हो गया। तो ये बैलेंस करने नहीं आ रहा है। तो ऐसे टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, उनके सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस करना, अपनी पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए, ऑफिस में मैं कैसे बिहेव करूं, इवन हाइजीन से लेके बहुत सारी चीज़ें, प्रेजेंटेशन से लेके बहुत सारी चीज़ें वो सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज़ में जाता हूँ, जहाँ पे उनके अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, उनका परफॉर्मेंस बढ़ता है और उनको ग्रोथ मिलता है। तो वो कंपनी के लिए भी फ़ायदे का ही है। जैसे बोलते हैं ना कि ह्यूमन रिसोर्स है वो रिसोर्स है, उस ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट कंपनी ने भी करना चाहिए और उसके वजह से ही डेवलपमेंट हो। तो ये चीज़ें मैं कॉर्पोरेट में जाके अलग-अलग टॉपिक्स, बहुत बार हमें पता चलता है कि बहुत स्ट्रेस है उस एम्प्लॉइज़ को, तो वो स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए कुछ ट्रिक, टेक्निक्स, एक्टिविटीज़ हम उनको देते हैं, जिससे उनका जैसे स्ट्रेस कम होगा, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हम लोग कॉर्पोरेट में जाके, जिसमें अच्छी-अच्छी कंपनीज़ हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जहाँ पे जाके मेरी ट्रेनिंग्स होते हैं। ओके। सर आज काफी कुछ आपसे सीखने मिला। मैं चाहता हूँ कि अब जाने से पहले कुछ गोल्डन वर्ड्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो आपको देख रहे हैं अभी तक, तो जिससे उनकी दिशा या फिर सोचने का तरीका बदल सकता है। यस, जैसे आपने बोला कि दिशा, मेरे इंस्टीट्यूशन का नाम ही दिशा है, जहाँ पे हम लोग गाइडेंस, दिशा, करियर काउंसलिंग या फिर बेसिकली डायरेक्शन देने का काम करते हैं। तो गोल्डन वर्ड्स, हालांकि मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि अ, मैं दो दो कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें बताता हूँ कि बच्चों ने क्या करना चाहिए। पहले बताता हूँ कि, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। आज से कुछ साल बाद आप क्या बनोगे, ये 3 चीज़ें डिसाइड करती हैं, ऐसे मुझे लगता है। एक, क्या आपको रीडिंग हैबिट्स, आप किताबें पढ़ते हो कि नहीं? दूसरा, आप कैसे लोगों के कनेक्ट में रहते हो? और तीसरा, आप टीवी, इंटरनेट, मोबाइल पे क्या और कितनी देर के लिए देखते हो? ओके। ये बिकॉज़ ये 3 चीज़ों की वजह से आपका थॉट प्रोसेस बनता है और आप वो बनते हो जैसा आप सोचते हो। तो आपको ना रीडिंग हैबिट्स होने चाहिए। आज जो कुछ मैं हूँ, छोटा-मोटा जो कर रहा हूँ, मैं रीडिंग बहुत अच्छे करता हूँ, राइट? रीडिंग हैबिट्स मैंने लगाए हुए हैं और सिर्फ मैंने ही नहीं, एक रिसर्च किया गया था टॉप सीईओज़ पे। दुनिया के जो टॉप सीईओज़ हैं, उनके ऊपर एक रिसर्च किया गया कि कुछ कॉमन हैबिट्स क्या हैं उनके। तो कॉमन हैबिट्स में ये पता चला कि ये जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों के सीईओ, एमडीज़ जो हैं, दे रीड ऑन एन एवरेज 40 बुक्स इन अ ईयर। 40 बुक्स। बुक्स इन अ ईयर, तो ऑलमोस्ट 1 डेढ़ वीक या 2 हफ्ते में 1 किताब पढ़ते हैं। इसीलिए वो इतने ज़्यादा, तो बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो रीडिंग होना चाहिए। दूसरा, आप कैसे लोगों के साथ कनेक्शन में रहते हो। आप नाके पे खड़े रहने वाले लोगों के साथ रहोगे तो आप भी वैसे ही बनोगे। आप आइडियाज़ डिस्कस करने वाले, एक पॉजिटिव लोगों के साथ, सपोर्ट करने वाले लोगों के साथ अगर रहोगे तो आप वैसे बनोगे। बिकॉज़ ऐसे कहा जाता है कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू मीट। ओके। तो आप जो 5 लोगों को मिलते हो उनका एवरेज हो। अच्छा। ऐसे हमेशा होगा। और तो इसीलिए अच्छे लोगों के कनेक्शन में रहना। और तीसरा चीज़, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल पे क्या और कितनी देर देखते हो? ये बहुत, जैसे मैं इसमें रूल बताऊँगा कि डोंट बी कंज्यूमर, बी प्रोड्यूसर। मतलब आप रील जो देख रहे हो ना, वो पहले तो रील क्यों नहीं देखनी चाहिए, तो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। पहली चीज़ तो आप बोलोगे 5 मिनट देखता हूँ, लेकिन कभी 50 मिनट या 2 घंटे होते हैं, पता ही नहीं चलता। एक ये। दूसरा चीज़, आप जो रील देख रहे हो या फिर मोबाइल पे जो चीज़ कर रहे हो, तो आप जो देख रहे हो उससे आपका टाइम जा रहा है, आपके पैसे जा रहे हैं, आपकी एनर्जी जा रही है, और जिसका रील आप देख रहे हो उसको क्या मिल रहा है? पैसा। तो कंज्यूमर को कभी फायदा नहीं होता, प्रोड्यूस करो। मैं बोलता हूँ आपको बनाना है, जैसे आपको पता है कि प्रोड्यूस करने में कितना मेहनत लगता है ना, तो बी प्रोड्यूसर। हमेशा प्रोड्यूसर बनने के रोल में कोशिश करो। कंज्यूमर अगर आप रहोगे तो आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो आप टीवी, इंटरनेट, मोबाइल वेरी सिलेक्टिवली फिल्टर करके आप देखोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खराब है मोबाइल, पर क्या देख रहे हो? अभी लोग, अगर आप रील ही देखोगे तो आप वही टाइम पास ही होगा, उससे कुछ फायदा होगा ही नहीं। आप कुछ ऐसी प्रोडक्टिव चीजें हैं वो देखो, और सिर्फ देखो नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर, या लोग मुझे बोलते हैं कि सर, मैं वो बनाने की वीडियो देखता हूँ,
खाना बनाने के देखता हूँ, फिर वो चीजें बनाने की चीजें देखता हूँ। मैं सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, कितने बनाए आपने अब तक? वो 0 ही है। 100 देख रहे हो और एक भी नहीं बना रहे हो ना, उससे अच्छा 10 देखो लेकिन 2 बनाओ, एप्लीकेशन करो उसका, तो वो ज्यादा फायदे का होगा। तो ये 3 चीजें, और स्पेशली पेरेंट्स और सभी के लिए एक अच्छी पर्सनालिटी अगर आपको बनना है तो ये गोल्डन वर्ड्स में लगते हैं, वो आपके आप में ये 3 स्किल्स होने चाहिए, मुझे लगता है हमेशा। और ये साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में नहीं बताऊंगा, एक सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ जिससे हम समझ में आएगा कि क्या होना चाहिए एक अच्छी पर्सनालिटी के पास, तो आप बढ़िया कर पाओगे लाइफ में। फिर वेदर योर पेरेंट, वेदर योर टीचर, वेदर योर स्टूडेंट, वेदर योर एम्प्लॉय और बॉस, कोई कुछ भी अच्छा अगर बनना है तो ये 3 चीजें अभी मैं आगे जो बताने वाला हूँ वो आपके पास होनी ही चाहिए। और वो 3 चीजें हैं आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे आइस, यहाँ पे शक्कर, और पैरों में पहिए मतलब व्हील्स। यहाँ पे आइस मतलब ठंडा दिमाग, भड़क के टेंशन लेके चिढ़ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ठंडा दिमाग रखो। लेकिन हम लोग वही तो नहीं है, बहुत सब लोग चिड़ कर रहे हैं, भड़क रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पे ऑफेंड हो रहे हैं। तो थोड़ा शांत दिमाग से देखो, शांत दिमाग से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व। ठंडा दिमाग वाला इंसान लंबी रेस का घोड़ा। राइट। सिंपल, आपको एक देखो ना, पानी में आपको आपका रिफ्लेक्शन दिखता है कि नहीं, पर उबलते हुए पानी में दिखता है क्या? नहीं। तो अपने आप को देखना है तो ठंडा होना चाहिए। राइट। ठंडा दिमाग, तो ठंडा दिमाग अपने प्रॉब्लम सॉल्व करे, और चलो सॉल्व भी नहीं करे ना तो बढ़ाएगा तो बिल्कुल भी नहीं। बराबर। ठंडा दिमाग। दूसरा यहाँ पे क्या, शक्कर। शक्कर मतलब गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपको अच्छे से बात करने आना चाहिए। अप्रिसिएशन वाला, अगर मैंने बोला अरे सचिन ये शर्ट अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, आपको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा। सो दिस इज हाउ यू कनेक्ट विद पीपल। अप्रिशिएट करके कनेक्ट करो, नेटवर्क बनाओ। और नेटवर्किंग करने के लिए कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, एंड योर नेटवर्क विल डिसाइड योर नेटवर्थ, ऐसे बोला जाता है, राइट? तो कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से अप्रिसिएशन वाला बोलो, नेगेटिव जितना कम बोलोगे उतना अच्छा होगा। अप्रिसिएशन वाला बोलना चाहिए। और पैर में पहिए मतलब बहुत मेहनत करने का तैयारी, एक जगह पे बैठ के सक्सेस नहीं मिलता, बहुत मेहनत होता है, उसमें काम करना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज के पास, इफ अपॉर्चुनिटीज आर नॉट कमिंग टू यू। देखो हमारा सरनेम अंबानी या टाटा बेटा नहीं, हालांकि उन्होंने भी मेहनत ही करके किया है तभी हुआ है, पर तो हमें जाना पड़ेगा। तो आखिरी की ये जो लाइन है मेरी बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, वो ये है कि आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, व्हील्स फैक्ट्री, देन योर लाइफ एंड करियर विल बी सेटिस्फैक्टरी। क्या सही है सर। सर अभी थोड़ा आपके काम के ऊपर आते हैं, मतलब आप जो काम कर रहे हो थ्रू दिशा फाउंडेशन, दिशा इंस्टीट्यूट, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए। अगर समझो मेरे कोई पेरेंट्स हो या फिर अगर स्टूडेंट को किसी के साथ काउंसलिंग करना है या फिर टीचर को अगर समझो आपको कांटेक्ट करना है, तो कैसे कांटेक्ट करें और आप क्या क्या करते हो और क्या क्या सर्विस वगैरह क्या क्या देते हो? जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि दिशा में हम लोग स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, एम्प्लॉयज को, एंटरप्रेन्योर्स को काउंसलिंग, ट्रेनिंग, गाइडेंस करते हैं, जिसमें 1-to-1 भी होता है और 1-to-many भी होता है। जैसे उनके ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग है या फिर स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, क्लासेस में, मेरे सेमिनार्स होते हैं बहुत सारे, तो वो भी मैं करता हूँ। प्लस मेरा टीम भी है काउंसलर्स का, आई हैव अ टीम एट मेरा जो ऑफिस है, हम डिटेल्स दे सकते हैं इसमें, जो डिटेल्स है यहाँ पे वो नंबर्स है, वो डिटेल्स भी हम लोग, आप मेरा वेबसाइट है उसमें जाके आप हमारे डिटेल्स, या गूगल में जाके दिशा एजुकेशन कंसल्टेंसी आप सर्च करोगे तो डोंबिवली में हमारा एक ऑफिस भी है। प्लस प्लस ऑनलाइन सर्विसेज भी, ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी मैं बहुत सारे करता हूँ। तो आपको अगर करियर काउंसलिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल्स, या फिर कोई चैलेंजेस आपको लग रहे हैं, मोबाइल जैसे एडिक्शंस हैं या फिर ऐसे कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आप अपने लिए, अपने बच्चे के लिए या किसी के लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो, अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। उसका अपॉइंटमेंट लेके हम लोग प्रॉपर उसका काउंसलिंग, या आपकी कंपनी में ट्रेनिंग है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग है, स्पीकर करके मैं बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ, तो वहाँ पे हम लोग, आप या तो मुझे इनवाइट कर सकते हो या फिर हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। बिकॉज ये हालांकि ना काउंसलिंग, साइकोलॉजी, ये सुन के थोड़ा सा हम डर जाते हैं, बट इट इज़ वेरी नॉर्मल। पहले तो अवेयरनेस थोड़ा कम है, लेकिन अभी चीज़ें अच्छी बढ़ रही हैं। तो मेंटल हेल्थ पे मैं काम करता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग सिर्फ हेल्थ बोलने के बाद सिर्फ फिजिकल हेल्थ हमें समझ में आता है एक्चुअली, बट मेंटल हेल्थ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो उसके ऊपर हमें अगर कुछ काम है तो वी कैन टेक आवर अपॉइंटमेंट। प्लस जैसे मैंने कहा कि साइकोलॉजी ये जो चीज़ है या फिर काउंसलिंग ये चीज़ है बहुत नॉर्मल है। जैसे समझो आपके दांत में कुछ प्रॉब्लम है तो किसके पास जाते हैं? डेंटिस्ट। आपके स्किन में प्रॉब्लम है तो स्किन स्पेशलिस्ट। वैसे ही मेरे मन में अगर कुछ चीज़ें हैं उसके लिए आप काउंसलर, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हो, वेरी नॉर्मल। बट वी जनरली डोंट डिस्क्लोज, हम लोग डरते हैं। आप एक बार काउंसलिंग सेशन के लिए आओगे, हमारे ही नहीं कहीं पे भी अगर आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा इट इज वेरी नॉर्मल। तो ये नॉर्मलाइज
हो रहा है अभी थोड़ा, पहले बहुत ही वर्स्ट था पर अभी थोड़ी अच्छी चीजें हो रही है। तो इसके लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, पेरेंट, स्टूडेंट, बच्चों, करियर काउंसलिंग, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, एप्टीट्यूड टेस्टिंग अगर करवाना है तो वो हम करते हैं, काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं। तो इसके लिए कोई भी इंडिविजुअल भी या कोई ऑर्गेनाइजेशन वो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है हमारे वेबसाइट पे जाके या फिर हमारे नंबर पे। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। थैंक यू। और आज काफी कुछ सीखने मिला आपसे, और उम्मीद करता हूँ कि टीचर, पेरेंट्स और खास करके स्टूडेंट्स जिन्होंने आपको सुना है आज, बहुत कुछ आज उन्होंने जाना है, समझा है, और मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें इम्प्लीमेंट भी होगा। राइट। तो सर वंस अगेन थैंक यू सो मच। सचिन, मैं ये भी सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, बट आपकी बैठक भी बहुत अच्छे हैं, मैंने कुछ एपिसोड्स देखे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। यस, ये बहुत लोगों तक पहुंचाना ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल्सो। बैठक और बढ़िया बढ़िया तरीके से आप अच्छे लोगों को आप इनवाइट करिए और ऐसे ही काम अच्छे से करते रहिए। तो ऑल द बेस्ट टू यू टू। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों ये थी बैठक दिनेश मौर्य सर के साथ, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे पेरेंटिंग, स्टूडेंट काउंसलिंग, बच्चों को पढ़ाई कैसे करना है, लाइफ बैलेंस, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आज सीखने को मिला। अगर आपको आज का एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और दिशा इंस्टीट्यूट जो सर का इंस्टीट्यूट है, अगर आपको उसके थ्रू अगर आपको कुछ जानकारी लेना है तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल आपको दिया हुआ है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका आंसर दें। और अब मिलते हैं हम लोग अगले हफ्ते एक नए चेहरे के साथ, एक नए मेहमान के साथ, जिससे हम और भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।